स्वागत है आप सभी का यथार्थ दर्पण के इस ऑनलाइन मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। शिक्षण अभिक्षमता की हमने एक कक्षा की है, ये दूसरी कक्षा है। उस कक्षा की यदि हम बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जिस किसी ने भी वो पिछली कक्षा नहीं देखी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। या हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी 30-35 कक्षाएँ बनेंगी, तो मुझे लगता है कि इतनी कक्षाओं में कवर हो जाएगा पूरा पाठ्यक्रम शिक्षण अभिक्षमता का, तो सब उसी में मिल जाएगा आपको। चलिए, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। इसमें शिक्षण जो है उसका मीनिंग समझा था, कहाँ से शिक्षण शब्द की उत्पत्ति देखी थी, कहाँ से हुई है। उसके बाद हमने शिक्षण के प्रकार की बात की थी, व्यापक शिक्षण, संकुचित शिक्षण। हमने बताया था जो व्यापक शिक्षण है उसको अनौपचारिक शिक्षण कहा गया है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, अनंत काल तक चलती है। जो विद्यार्थी है वो जीवन भर सीखता है नहीं। और जो संकुचित शिक्षण है उसकी जब हमने बात की थी, उसमें बताया था कि यह जो शिक्षण है ये औपचारिक शिक्षण है, और ये क्लासरूम में चलता है, केवल क्लास में होता है, और कम्युनिकेशन क्लासरूम जो होती है उसमें चलता है। इसके अलावा इसमें कुछ पाठ्यक्रम होता है हमारे पास, कुछ समय होता है, कुछ सीमित दायरे होते हैं, नियम कानून होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनमें इस प्रकार का शिक्षण ग्रहण किया जाता है। तो ये हमारी आपसे बात हुई थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। फिर उसके बाद हमने शिक्षण की विशेषताएं जानी थी, क्या क्या शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। इससे हमारी बौद्धिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, बौद्धिक गतिविधि करते हैं हम, यानी क्रिएटिव चाइल्ड बन जाते हैं, या क्रिएटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। सामाजिक, व्यावसायिक एवं विकासात्मक उद्देश्य हो जाते हैं हमारे जो उद्देश्य हैं वो समाज को अग्रसर आगे की ओर करना, व्यवसाय में परिवर्तन लेके आना, उस पर प्रभाव डालना व्यवसाय में। और शिक्षण के आधार पर हमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब विकासात्मक उद्देश्य उसके होते हैं, डेवलप वाले जो हमारे एम हैं वो होते हैं। अधिगम, अनुदेशन और प्रशिक्षण का समन्वय होता है। अधिगम यानी लर्निंग हमने बताया था, अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन, और प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। तो इतनी सारी चीज़ें थी। फिर हमने देखा था जो शिक्षण है वो एक विज्ञान है, और विज्ञान क्यों है, फिर उसका रीज़न दिया था, कॉज बताया था। इसके अलावा शिक्षण जो है वो एक कला है, उसका भी हमने कॉज बताया था। उसके अलावा अच्छा जो शिक्षक है उसके हमने गुण बताए थे कि अच्छा शिक्षक कौन होता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हम शिक्षण के मॉडल की बात कर रहे थे, प्रतिरूप की बात कर रहे थे, या दृष्टिकोण की बात कर रहे थे। तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। तो ऐसा अक्सर एग्जामिनर हमारे साथ खेल खेलता है, हमारे साथ करता है कि एक ही चीज़ के अलग अलग नाम दे देता है, बस हमें उसको पहचानना नहीं आता है, और इसी वजह से हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। तो चलिए, इतना समझदार होना है कि उसको इतनी गहराई से पढ़ लें शब्द को कि वो किसी रूप में हमारे सामने आ जाए तो उसको हम आसानी से पहचान लें। तो चलिए देखते हैं, शिक्षण के मॉडल की बात करते हैं, या प्रतिरूप की बात करते हैं, या दृष्टिकोण की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एजुकेशन मॉडल, यानी एजुकेशन के प्रतिरूप क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये मॉडल क्या है, तो उसकी बात करते हैं। तो शिक्षण जो होता है, ये जो टीचिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। ये इसके दो मॉडल हैं, टू मॉडल आर टीचिंग। ठीक है, तो दो मॉडल हैं, दो प्रतिरूप हैं किसके, शिक्षण के। वो दो मॉडल कौन कौन से हैं, मैंने बताया था आपको कि पहला जो प्रतिरूप है वो है शिक्षक केंद्रित जो टीचिंग होती है, टीचर ओरिएंटेड टीचिंग बोला जाता है इसको। और दूसरी होती है छात्र केंद्रित, इसको स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग बोला जाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण और दूसरा छात्र केंद्रित शिक्षण। तो दो मॉडल हो गए इसके। क्या होता है शिक्षण केंद्रित शिक्षण और क्या होता है छात्र केंद्रित शिक्षण, दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही कॉमन प्रश्न यहाँ से बनते हैं। चलिए, शिक्षण के प्रतिरूप या मॉडल ऑफ एजुकेशन या मॉडल ऑफ टीचिंग ऐसा कह सकते हैं। तो इसके मैंने बताया दो प्रतिरूप हैं। पहला है शिक्षक केंद्रित प्रतिरूप, या इसको परंपरागत शिक्षण भी कहा जाता है। परंपरागत शिक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गुरुओं की परंपरा से मिला है। जिस प्रकार से पहले की प्राचीन काल की परंपरा थी, गुरु शिष्य को एक स्थान पर बैठ करके शिक्षा दिया करते थे, और सारा का सारा कंट्रोल गुरु के हाथ में रहता था। शिक्षक
के हाथ में रहता था, टीचर के हाथ में रहता था, उसमें जो छात्र होता था, जो शिष्य होता था, जो शागिर्द होता था, वो अपने उस्ताद के अधीन होता था, या हम कह सकते हैं कि जो उसके उस्ताद होते थे वही सर्वे सर्वा कहे गए थे, वही सर्वे सर्वा होते थे या होते हैं, यानी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक केंद्रित का मतलब है जो ऐसी टीचिंग जिसमें सारा का सारा कंट्रोल टीचर के पास होता है, जिसमें छात्र निष्क्रिय होता है, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, उसको चुपचाप बैठ करके केवल और केवल अपने गुरु की बात माननी है, उनकी कही हुई बातों को ग्रहण करना है, केवल ग्रहण करना है, ना प्रश्न पूछना है, ना किसी प्रश्न का उत्तर देना है, बस चुपचाप आकर के बैठ जाना है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। समझ में आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है, बस आपको गुरु की बात को सुनना है। इस प्रकार का जो शिक्षण होता था उसको हम, या जो होता है उसको हम शिक्षक केंद्रित प्रतिरूप या परंपरागत शिक्षण या पेडागोलॉजिकल, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना पेडागोलॉजिकल, ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख लेना। तो इसको क्या कहते हैं? शिक्षक केंद्रित मॉडल कहते हैं, या हम कहें शिक्षक केंद्रित शिक्षण कहते हैं। समझ में आया? शिक्षक केंद्रित इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो केंद्र है वो क्या है? शिक्षक है, शिक्षक केंद्र में है, अर्थात सारा का सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है? शिक्षक के पास है। जैसे ये वाली जो शिक्षण हो रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कैसा है? परंपरागत शिक्षण है, क्योंकि इसमें सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास है नहीं? और आप इसमें ना प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे बीच में, ना आप इसमें अड़चन पैदा कर सकते हैं, ना आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब आप इसमें एकदम निष्क्रिय हैं। जो भी मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, सिखा दूंगा, वो आप पढ़ करके, सीख करके, समझ करके चले जाएंगे, है नहीं? तो आपका इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। हाँ, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन यही कक्षा अगर लाइव होती तो ये एक छात्र केंद्रित हो जाती, लेकिन ये अब जो मैं रिकॉर्डेड कक्षा की जब मैं बात करता हूँ तो आपको डबल स्पीड पे केवल इसको सुनना है, बस यही काम है। तो इस प्रकार की जो शिक्षण है, और इसकी ज़रूरत भी होती है जब हम बड़े लेवल पर शिक्षण कार्य करते हैं। भाई मान लेते हैं बहुत बड़ा क्लासरूम है, 150-200 बच्चे उस क्लास के अंदर हैं, और जो शिक्षक है वो सबको कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो शिक्षक केंद्रित जो मेथड है, जो प्रतिरूप है, जो मॉडल है, उसको अप्लाई करना होता है, अप्लाई करना पड़ता है। वरना यदि एक बच्चा भी उसमें हस्तक्षेप करेगा तो 200 के 200 बच्चे हस्तक्षेप करेंगे और जो शिक्षण कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, और वो जो शिक्षण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें शिक्षक केंद्रित प्रतिरूप की भी आवश्यकता होती है, और ये चलता भी है, यानी बहुत जगह ये चलता है, जैसे आप आज भी इसको देख रहे हैं। इसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं, कुछ अपने नुकसान भी हैं, ठीक है। इसमें नुकसान ये है कि जो छात्र है उसको विषय समझ में आया है नहीं आया है कोई मतलब नहीं है शिक्षक को, बस वो आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है छात्र पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मूल्यांकन हो रहा है नहीं हो रहा, है नहीं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम छात्र केंद्रित प्रतिरूप की बात करते हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड प्रतिरूप मॉडल की बात करते हैं, तो इसको एंड्रागोजिकल कहा गया है ना, ये पेडागोजिकल है, ये एंड्रागोजिकल है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, छात्र केंद्रित प्रतिरूप की बात करते हैं, तो इसमें जो कंट्रोल होता है वह किसका होता है? छात्र का होता है। इसमें जो शिक्षक है वो निष्क्रिय हो जाता है, छात्र सक्रिय हो जाता है। यदि यही क्लास लाइव होती तो मैं आपके अधीन होता बच्चों, मैं कैसा होता? आपके अधीन होता। यदि आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप तुरंत अपना कमेंट ठोक देते इस पर, और मुझे बाधा उत्पन्न हो जाती, मैं आपके कमेंट को पढ़ता और अपना जो मैं आगे पहुंच चुका था, जो विषय पढ़ाते पढ़ाते आगे पहुंच चुका था, मैं उसको वहां रोकता, उसको स्टॉप करता, फिर वापस आता, फिर आपको समझाता, फिर आपका फीडबैक लेता, और फिर जा कर के जब आप बिल्कुल बोल देते कि हाँ सर जी अब हमारे ये बात एकदम से समझ में आ गई है, तो फिर मैं आगे बढ़ता। समझ में आया? तो छात्र केंद्रित जो प्रतिरूप होता है, जो मॉडल होता है, वो इस प्रकार से काम करता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। समझ में आया आपको? तो दोनों ही अपने अपनी जगह पर अच्छे हैं। कहीं पर हम छात्र केंद्रित प्रतिरूप का सहारा लेकर के टीचिंग करते हैं, कहीं पर हम शिक्षक केंद्रित प्रतिरूप जो मॉडल है उसका सहारा लेकर के शिक्षण कार्य करते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी पराकाष्ठा है, दोनों के अपने अपने महत्व हैं। तो चलिए, मुझे लगता है दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे
हम परंपरागत शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षक प्राथमिक होता है। इसमें जो शिक्षक है वह प्राथमिक है, प्राइमरी है, और जो छात्र है वो द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में आता है। और इसमें जो अगला बिंदु मैंने लिखा है कि जो शिक्षक है वो सक्रिय होता है, जबकि छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है। इसके अलावा परंपरागत शिक्षण में छात्र को प्रश्न पूछने, सुझाव देने, अपने विचार रखने की अनुमति नहीं होती। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपको प्रश्न पूछने, सुझाव देने एवं अपने विचार रखने की कोई अनुमति इस क्लास में नहीं होगी, क्योंकि आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं। यदि यही कक्षा लाइव होती तो आप इसमें कमेंट ठोक देते, आप सुझाव देते अपना, या अपने विचार रख दे, तो सारे काम करते। लेकिन इसमें सारा का सारा कंट्रोल मेरे पास है। मैं जब चाहूँ इस वीडियो को रोक करके खाना खाने चला जाऊँ, मैं जब चाहूँ इस वीडियो को रोक करके कहीं घूमने चला जाऊँ, मैं चाहूँ इस वीडियो को रोक करके कुछ भी काम करने लग जाऊँ, मैं चाहूँ तो इस वीडियो को रोको ही ना, 2 घंटे लगातार चलाता रहूँ, तो मेरा कंट्रोल है। तो इस प्रकार की जो शिक्षण कार्य होते हैं ये परंपरागत शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। मैंने अगला टॉपिक इसमें लिखा है कक्षा वातावरण निरंकुश होता है। इसमें कक्षा के वातावरण पर अंकुश नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। यदि अंकुश लगाने का प्रयास किया भी जाता है क्लास के अंदर, तो जो शिक्षक है, मैंने कहा कि वो प्राथमिक है, वो आपको डंडे मार मार के सीधा कर देगा और आपको निरंकुश, आप उस कक्षा को निरंकुश कर देगा, उस कक्षा में किसी का अंकुश नहीं लगने देगा। तो ये शिक्षक की अपनी पराकाष्ठा है, वो कुछ भी कर सकता है, उससे बच करके रहना है, ठीक है। अब फिर उसके बाद स्मृति स्तर आधारित शिक्षण होता है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन मैंने इसमें लिखी है। ये वाली जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो शिक्षण होता है वो स्मृति आधारित शिक्षण होता है, या MLT मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। इसमें केवल बच्चे को रटाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इसमें छात्र कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। इसमें केवल क्या होता है, चीज़ें रटाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। या ये जो शिक्षण है ये तब किया जाता है जब बच्चा छोटी कक्षा में होता है। तो छोटी कक्षा में भी हम इसी स्तर का प्रयोग करते हैं। मेमोरी स्तर जो है, मेमोरी लेवल जो है, इसी स्तर का हम प्रयोग करते हैं, मेमोरी लेवल टीचिंग। उसको 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, इस प्रकार से पहाड़े रटाए जाते हैं। इसको क ख ग घ अंगा चा छा जा झा इया ये रटाए जाते हैं। इसके अलावा उसको ABCD अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे ये रटाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं और इसमें शिक्षक का पूरा कंट्रोल होता है। यदि बच्चा याद करके नहीं लाता है तो फिर उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो हमें काफ़ी बार मिली है, अक्सर हम याद नहीं करके ले जाते थे। तो हम चलिए, फिर उसके बाद अगली लाइन जो इसमें लिखी है कि सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षक के द्वारा होता है। इसमें मैंने कहा है छात्र का कोई रोल नहीं है, छात्र बेचारा है इस वाले मेथड में। छात्र को मैं यहाँ पर बेचारा कहूँगा, ठीक है। तो छात्र का कोई अपना स्वरूप नहीं है, बस वो आएगा, बैठेगा, सीखेगा, समझेगा। यदि उसको समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं है शिक्षक को। वो आएगा, लेक्चर देगा, चला जाएगा। वो आपको आएगा, बोल देगा कि ये 2 का पहाड़ा 10 तक याद कर लो, यानी 2 के पहाड़े को 10 तक याद कर लो, 2 धाम 20 तक यहाँ तक याद कर लो, और आपको याद करना होगा। तो इसमें छात्र बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो केवल याद ही करेगा, उसे कोई मतलब नहीं है शिक्षक को, ठीक है। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा होगा, ये बात हमने आपको बता दी। फिर उसके बाद कहा गया है शिक्षण गति, सामग्री, अधिगम प्रक्रिया और विधियाँ, इन सब पर शिक्षक का नियंत्रण है। अच्छा, शिक्षण की गति, मैं मंदा पढ़ाऊँ, मैं तेज़ पढ़ाऊँ, मैं रुक के पढ़ाऊँ, या मैं किसी प्रकार से पढ़ाऊँ, ये मेरी मर्जी है। मैं कुछ भी करके पढ़ाऊँ इस शिक्षण में, वो मेरी मर्जी है, क्योंकि ये परंपरागत शिक्षण चल रहा है बच्चों। ये आपको बैठ करके सीखना ही होगा और आपको वीडियो देखनी ही होगी 2 की स्पीड पर। आपका कंट्रोल केवल स्पीड पर है, आप इसकी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस कक्षा को बंद कर दूँ, है नहीं। तो शिक्षण की जो गति है वो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं चाहूँ तो यहीं कक्षा को रोक दूँ, मैं चाहूँ तो 2 घंटे और खींच दूँ इसको, या इसमें जो सामग्री जो कंटेंट है वो मेरी मर्जी है। मैं आपको यहाँ तक पढ़ाऊँ या पूरा 2-3 पेज और ले करके आप इसमें ऐड करके बता दूँ, तो ये मेरी मर्जी है। तो इसमें सामग्री पर मेरा कंट्रोल है। इसमें अधिगम की जो प्रक्रिया है उस पर मेरा कंट्रोल है। मैं किस मेथड से पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें जो विधियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं टैब से पढ़ाऊँ, मैं ऐसे ही न्यू वीडियो बना करके छोड़ दूँ, मैं कुछ भी, मतलब मेरा कंट्रोल है। इन सब पर शिक्षक का ही नियंत्रण होता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं किसकी, छात्र केंद्रित प्रतिरूप की। आपको इसमें समस्या नहीं हुई होगी मुझे लगता है, ठीक है।
तो छात्र केंद्रित प्रतिरूप की बात करते हैं तो इसमें छात्र जो है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो जो छात्र है भाई वो प्राथमिक है और जो शिक्षक है वो बेचारा द्वितीय है। ठीक है, अभी ये लाइव क्लास होती तो मैं कमेंट रोक रोक के आपकी समस्याओं को सुलझा रहा होता और ये इस कक्षा को आप आगे नहीं बढ़ने देते बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए छात्र सक्रिय होता है और जो शिक्षक होता है वो, अच्छा छात्र जो होता है वो सक्रिय होता है और जो शिक्षक है वह भी सक्रिय होता है भाई। सही बात है, शिक्षक भी सक्रिय होगा, ऐसा नहीं है कि शिक्षक छोड़ करके भाग जाएगा। अगर लाइव क्लास चल रही होगी तो आपकी समस्या का समाधान तो मैं करूंगा ही ना। तो छात्र भी सक्रिय होता है, शिक्षक भी सक्रिय होता है, दोनों ही बातें होती हैं इसमें। और जो शिक्षार्थी है वो आत्मनिर्देशित एवं कक्षा में विचार विमर्श कर सकता है, चर्चा कर सकता है एवं प्रश्न पूछ सकता है, इस सब की अनुमति होती है। शिक्षार्थी को आत्मनिर्देशित एवं कक्षा में विचार विमर्श करने की, चर्चा करने की, प्रश्न पूछने की सबकी अनुमति होती है। यदि आपको समझ में नहीं आता है और यही कक्षा यदि लाइव होती और आपको समझ में कुछ नहीं आता तो आप तुरंत कमेंट कर देते और मुझे उस समस्या का समाधान करना पड़ता, मेरी स्पीड में बाधा आ जाता है नहीं, आप अपने हिसाब से मुझे कंट्रोल करते। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होगा जिसे छात्र कंट्रोल करेंगे, समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेंगे, फिर से समझ में नहीं आएगा तो फिर से पूछ लेंगे, है नहीं। आज आपको समझ में नहीं आया, फिर अगले को नहीं आएगा, फिर उससे अगले को नहीं आएगा, फिर उससे अगले को नहीं आएगा, तो ये कक्षा कभी पूरी ही नहीं हो पाएगी। तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो आपके पास है, इसलिए, है नहीं। तो चलिए, उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो कक्षा वातावरण सौहार्दपूर्ण होता है। कक्षा का जो वातावरण है वो सौहार्दपूर्ण होता है, प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब है डेमोक्रेटिव होता है। डेमोक्रेटिव का मतलब है जो हमारी प्रजा है वो पूरे शिक्षक को दबा करके रखती है, ऐसा कह सकते हैं। ULT अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होती है, समझदारी वाली टीचिंग होती है। मैं अगर कुछ आपको गलत बताऊंगा लाइव क्लास में, आप तुरंत पकड़ के मुझे बोल दोगे कि सर जी आपने यहाँ पर गलत बताया है। लेकिन यहीं पर यही, जबकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, अगर इसमें मैं कुछ गलत बोल भी जाता हूँ तो मुझे अगली कक्षा में बोलना पड़ेगा कि मैंने उसमें कुछ गलत बोल दिया है। ठीक है, तो उसमें मैं सुधार नहीं कर सकता। लेकिन यदि कक्षा लाइव होती आप तुरंत टोक देते और मुझे वो चीज़ वहाँ जा करके सही करनी होती, यानी तो ये फ़ायदा होता है। और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, दोनों प्रकार की जो टीचिंग है उनका इसमें प्रयोग किया गया है। रिफ्लेक्टिव यानी बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, अपने आप से चीज़ें, उदाहरण अपने आप से बनाने लगता है, तो ये है। और बोध एवं चिंतन आधारित शिक्षण, अच्छा ये तो हमने ऊपर बता ही दिया है। एवं स्वयं मूल्यांकन होता है, जो बच्चा है वो खुद से अपना मूल्यांकन कर लेता है। शिक्षण की गति जो है वो छात्र निर्धारित करता है। आप जब चाहें मुझे रोक दें, आप जब चाहें मुझे कंट्रोल करें, आप जब चाहें कमेंट कर दें, आप जब चाहें कुछ भी करें। तो ये है भाई, आज हमने क्या सीखा भाई, शिक्षक केंद्रित प्रतिरूप मॉडल देखा और छात्र केंद्रित प्रतिरूप यानी मॉडल देखा। तो दोनों देखे, उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। जब हम शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं, जब हम शिक्षण के प्रकार की बात करते हैं तो शिक्षण के प्रकारों को हम 6 प्रकार से बांट सकते हैं, यानी 6 प्रकार से हम शिक्षण के प्रकार को बांट सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर, शिक्षण के स्तर के आधार पर, शिक्षण के कक्षा प्रशासन के आधार पर, यानी कक्षा का जो प्रशासन है उसके आधार पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, शिक्षण की क्रिया के आधार पर, या शैक्षिक प्रबंध जो शैक्षिक मैनेजमेंट है, टीचिंग मैनेजमेंट है, उसके आधार पर। तो इस प्रकार से हम शिक्षण को 6 प्रकार से बांट सकते हैं। यदि हम शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो शिक्षण का उद्देश्य लगाया गया है वह बच्चे का शारीरिक विकास करना, बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे का सामवेगिक विकास करना, उसका भाई हर प्रकार का विकास करना, कहने का मतलब यह है। आध्यात्मिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, सारा विकास करना, यानी बच्चे को डेवलप कर देना पूरी तरीके से, हर तरीके से। तो ये होता है शिक्षण का उद्देश्य। तो इस आधार पर जो टीचिंग है, वो जो शिक्षण है वो 3 प्रकार का कहा गया है। पहला है संज्ञानात्मक, इसको कॉग्निटिव कहा गया, भावनात्मक, दूसरा इसको अफेक्टिव कहा गया, और तीसरा मनोगत्यात्मक, इसको साइकोमोटर कहा गया। अच्छा, ये जो मेथड दिया, ये जो प्रतिरूप दिया, ये जो प्रकार दिया, ये दिया था हमारा ब्लूम ने। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी इसको कहा गया है, यानी तो बेंजामिन ब्लूम नाम के एक विचारक हुए हैं, या एक क्या कह सकते हैं इनको, तो चलिए फिलोसोफर तो नहीं कह सकते, नहीं फिलोसोफर नहीं कह सकते हैं। तो बेंजामिन ब्लूम
नाम के एक विद्वान हुए हैं, एक व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को 3 प्रकार से बांट दिया था। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावनात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी को अगली कक्षा में पढ़ेंगे, या हो सकता है इससे अगली में पढ़ें, लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें पढ़नी है। यहाँ से प्रश्न आता है। संज्ञानात्मक के इसके 7 चरण, फिर 6 चरण ऐसे बताए थे, यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संवेश, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मैंने गलत बोल दिया। संज्ञानात्मक जो है इसके भी 6-7 वहाँ पर भाग कर दिए हैं इन्होंने। बोध, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, अमूल्यांकन सबसे लास्ट में आएगा। अभी मेरे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, लेकिन है नहीं, तो ये हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो चलिए उसके बाद जो शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के स्तर के आधार पर जो शिक्षण है वो 3 प्रकार का कहा गया है। स्मृति स्तर का शिक्षण, बोध स्तर का शिक्षण और तीसरा चिंतन स्तर का शिक्षण। स्मृति स्तर का जो शिक्षण है वो उसमें रटाने की, समझाने की बात ज़्यादा होती है, मतलब इसमें चीज़ें रटानी होती हैं। बच्चा है जो 5वीं क्लास में है, दूसरी क्लास में है, तीसरी क्लास में, 5वीं क्लास तक मानो जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। 5वीं के बाद जब बच्चा 6ठी में आता है तो फिर उसको बोध स्तर का शिक्षण मिलता है। उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल इसको कहा जाता है। उसमें जो बच्चा है वो चीज़ों को समझता है, और जब 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पार कर लेता है, जब ग्रेजुएशन में जाता है तो उसका जो शिक्षण होता है वो चिंतन स्तर का शिक्षण होता है, और इसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। इसमें जो बच्चा है वो क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिव चाइल्ड की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो उसमें बच्चा नई नई चीज़ें खोजता है, अपने आप से करने का प्रयास करता है, बहुत सारी चीज़ें शिक्षक भी उससे सीख लेता है नहीं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इनके प्रतिपादक भी होते हैं। इसमें है हंट, मॉरिसन और हार्वर्ट, ये 3 लोग हैं। जो मॉरिसन हैं उन्होंने बोध स्तर से उनका नाम जुड़ा हुआ है नहीं। यदि बोध स्तर के प्रतिपादक के रूप में किसी को जाना जाता है तो वो फिर मॉरिसन है। हंट हैं जो चिंतन स्तर के शिक्षण के विषय में जिनका नाम लिया जाता है वो चिंतन, वो है हंट। अच्छा, ये मॉरिसन हो गए, मैं लिख देता हूँ, मॉरिसन और हंट, और ये हो गया हार्वर्ट। हार्वर्ट ऐसे होगा, हार्वर्ट। तो ये हो गया हार्वर्ट, हंट, मॉरिसन, तो ये 3 लोग हैं। तो ये याद रखना आप। वैसे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल से, 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 सबको डिटेल से पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम केवल इनका जो सामान्य परिचय है केवल वही देख रहे हैं। आप इनको कॉपी में उतार लेना अच्छे से। तीसरा जो प्रकार यहाँ पर है दिया हुआ है वो कक्षा प्रशासन है नहीं। कक्षा प्रशासन के आधार पर, जो कक्षा का प्रशासन है उसके आधार पर 3 प्रकार से हम इसको बांटते हैं। निरंकुश, अभी ये बताया, ये वाला निरंकुश का मतलब ये वाला शिक्षक ओरिएंटेड, और फिर उसके बाद निरंकुश के बाद प्रजातांत्रिक हमने फिर ये बताया, ये वाला, ये प्रजातांत्रिक माहौल हो गया। उसके अलावा और एक है हस्तक्षेप रहित। ठीक है, तो ये तीसरा है हस्तक्षेप रहित। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ये हस्तक्षेप जिसमें नहीं होता है तो वो यही वाला है। जिसमें हस्तक्षेप नहीं होता है वो यही वाला है, यही वाला। तो इसमें भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये हो गया किसके आधार पर, प्रबंधन के आधार पर। और इसके अलावा प्रशासन के आधार पर हुआ। और उसके बाद शिक्षा के स्वरूप के आधार पर ये 3 प्रकार का है। पहला है वर्णनात्मक, निदानात्मक और औपचारात्मक। वर्णनात्मक है डिस्क्रिप्टिव, निदानात्मक और डायनेस्टिक, निदानात्मक डायनेस्टिक हो गया, और औपचारात्मक हो गया रिमेडाइल। चलिए जो भी है लिखा हुआ है इसमें रिमेडाइल लिख रहा है नहीं। तो ये जो शिक्षण के स्वरूप के आधार पर जो शिक्षण है वो हमारा 3 प्रकार का कहा गया है। पहला वर्णनात्मक, निदानात्मक और औपचारात्मक, तीनों को समझेंगे बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो शिक्षण क्रिया के आधार पर जब हम बात करते हैं तो प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रियात्मक। और उसके बाद शिक्षण के प्रबंधन के आधार पर जब हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार का है, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक। औपचारिक को फॉर्मल कहते हैं, अनौपचारिक को इनफॉर्मल कहते हैं, और गैर औपचारिक को नॉन फॉर्मल कहते हैं। समझ में आया? तो इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इनको कॉपी में उतार लेना। कल हम इनको डिटेल से एक एक शब्द को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए।